हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा। वेलकम टू इंडियन मेंटर्स। आज मेरे इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आपके नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। हमने मेरे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, देन उसके फीचर्स हमने डिस्कस किए। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स एक एंड रिजल्ट होता है। ऑब्जेक्टिव एक एंड है जिसके लिए एक्टिविटीज को डायरेक्ट किया जाता है मैनेजमेंट में। समझ में आया? उस चीज को अचीव करने के लिए क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्टिव एक एंड है जिसके लिए एक्टिविटीज को डायरेक्ट किया जाता है एक मैनेजमेंट में, एक फर्म में, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो सके। ओके, अब यही ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में मेन 3 पॉइंट्स हैं। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है, 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट के। क्या क्या है वो? सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन या एक फर्म का ऑब्जेक्टिव। फिर सेकेंड है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ओके, ये 3 बेसिक और मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मैनेजमेंट में। ओके, अब ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो किससे रिलेट करता है? एक फर्म से, एक ऑर्गेनाइजेशन से। तो एक फर्म का, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? क्या उनका ऑब्जेक्टिव होगा? कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप किया जाता है तो किस मोटिव से, किस ऑब्जेक्टिव से सेटअप किया जाता है? सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव होता है उनका सर्वाइवल, फिर होता है उनका प्रॉफिट, देन लास्ट जो उनका ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है ग्रोथ या फिर एक्सपेंशन। ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसका? एक फर्म का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म जब सेटअप किया जाता है तो उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो अपनी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करते हैं या प्लान करते हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ या फिर एक्सपेंशन। ओके, अब ये सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म एक ऑब्जेक्टिव लेके, एक मोटिव लेके चलता है कि जो हमारा फर्म, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग रन तक रहे। मतलब उसका जो टाइम पीरियड है वो लॉन्ग टाइम पीरियड हो, लॉन्ग टर्म का बिजनेस सेटअप हो। शॉर्ट टर्म बिजनेस कोई करता है क्या? होता है शॉर्ट टर्म, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स में जो भी बिजनेस फर्म सेटअप किया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही किया जाता है, ताकि उनका ये जो सर्वाइवल है वो लंबे टाइम तक रहे। ओके, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहे। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगा क्या उनका सर्वाइवल जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में खत्म हो जाए? नहीं, वो लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सर्वाइव करे, यही उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड आता है आपका क्या? प्रॉफिट। सेकेंड आता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या? सबसे ऑब्वियस सा पॉइंट है, बेसिक सा पॉइंट है प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट मेकिंग। अगर एक बिजनेस, एक फर्म सेटअप हो रहा है तो क्यों किया जा रहा है? प्रॉफिट के लिए। ठीक है, उससे उनका प्रॉफिट हो, जो भी प्रोडक्शन होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। लॉस के लिए कोई करता है क्या बिजनेस सेटअप? नहीं, वो बात की बात है कि बिजनेस में लॉस होता ही है, लेकिन कभी भी जब बिजनेस या फर्म सेटअप किया जाता है तो किस मोटिव से, किस ऑब्जेक्टिव से? कि उसमें प्रॉफिट हो या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। समझ में आया? तो ये एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर आता है आपका लास्ट क्या? ग्रोथ और एक्सपेंशन। अब कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस एक लेवल पे रहेगा क्या? नहीं, या तो वो लेवल उसका बढ़ेगा या तो लेवल उसका कम होगा। अगर उसका लेवल कम होता है तो लॉस हो रहा है बिजनेस को, अगर लेवल बढ़ रहा है तो उसका प्रॉफिट हो रहा है या फिर ग्रोथ हो रहा है। मतलब लेवल बढ़ रहा है बिजनेस का, बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, बिजनेस अब एक्सपैंड हो रहा है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है। हर बिजनेस, हर फर्म का एक मोटिव, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसका ग्रोथ हो, उनका बिजनेस एक्सपैंड हो, एक्सपेंशन हो बिजनेस का। समझ में आया? ये आपका किसका? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ और एक्सपेंशन, ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक फर्म का।
समझ में आया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वो ऑब्जेक्टिव जो एक सोसाइटी, वो सोशल ऑब्जेक्टिव में आपका ये बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ है, क्या क्या एक्टिविटीज़ वो सोसाइटी के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं। ये होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो सोसाइटी, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ के लिए जो एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, एक फर्म कर रहा है, वो होगा आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक फर्म, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जा रहा है तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने फर्म के लिए नहीं सोचेगा, उसको उसकी सोसाइटी, उसके इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना पड़ता है, जिसके लिए वो एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है। समझ में आया? तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो क्या क्या आ गया आपका, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। ओके, एनजीओज में कंट्रीब्यूशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंट्री में एनजीओज हैं, उनमें अपना कंट्रीब्यूशन देना। ओके, इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेस यूज़ किया जा रहा है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस यूज़ किया जा रहा है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। ये भी आता है एक सोशल ऑब्जेक्टिव में। समझ में आया? जो भी नेचुरल रिसोर्सेस यूज़ हो रहे हैं उनका लिमिटेड यूज़ हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ताकि वो रिसोर्सेस वेस्ट ना हो और इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म ना पहुँचे। ओके, फिर आपका क्या आ सकता है, आपका एक और पॉइंट आ सकता है क्वालिटी प्रोडक्ट। एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों प्रोडक्शन दे रहा है? सोसाइटी के लिए, ओके, कंज्यूमर्स के लिए। तो सोसाइटी के लिए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो, जो भी वो प्रोडक्शन दे रहे हैं प्रोडक्ट का, वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, क्वांटिटी वाइज भी वो प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी जो उनके कंज्यूमर्स हैं उनको धोखा ना दे, क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, ये सारी चीज़ें भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब जो बैकवर्ड एरियाज़ है, ठीक है, बैकवर्ड सिटीज़ वगैरह में तो फर्म इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे ताकि वहाँ के लोगों को काम मिल सके। फिर एनजीओज़ में कंट्रीब्यूशन करें, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारी कंट्री में है उनमें कंट्रीब्यूशन करें। फिर उसके बाद कोई भी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं इन्वायरमेंट का, उसके लिए हार्म नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक फर्म, एक इंडस्ट्री फर्नीचर या फिर कोई भी लकड़ी का काम, वुडन का काम हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो इन्वायरमेंट से अगर सपोज फॉरेस्ट वगैरह से वो ट्री ले रहे हैं, ट्री प्लैंक या फिर वुडन प्लैंक्स ले रहे हैं, तो वो लिमिटेड होना चाहिए, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, ताकि जो डिफॉरेस्टेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो। डिफॉरेस्टेशन क्या है? इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एक फॉर्म, एक इंडस्ट्री की वजह से सोसाइटी में। फिर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन दे रहा है एक फॉर्म, एक इंडस्ट्री, वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, क्वांटिटी वाइज भी वो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। ये सारा चीज़ आपका आ जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। अब ऑब्जेक्टिव्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक फर्म को अलग अलग एस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। क्या बताया मैंने? ऑब्जेक्टिव क्या है? एक एंड है जिसके लिए एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट किया जाता है उसको अचीव करने के लिए। ओके, अब ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इनको अचीव करने के लिए ही एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट किया जा रहा है, इनको अचीव करने के लिए ही जो वर्क हो रहा है उसको डायरेक्ट किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स एक एंड रिजल्ट है। समझ में आया? फिर आता है आपका लास्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या मतलब? खुद का ऑब्जेक्टिव, एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में वो लोग आते हैं जो एक फर्म के अंदर अपना 100% दे रहे हैं, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, वो लोग आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। इन शॉर्ट, एम्प्लॉयज।
एक फर्म में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग, मल्टीपल लोग काम करते हैं, ओके बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं वहाँ पे। तो वो वहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। ये तो उनका एक कॉमन गोल है, एक कॉमन डिजायर गोल है, ओके उस चीज़ को वो अचीव करने के लिए अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा उनका एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, जो उनके लिए होता है, जो उनके लिए ऑब्जेक्टिव होता है। ओके क्या क्या आ जाएगा आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव में? पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली किसके लिए है? जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है एक फर्म के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक फर्म के लिए। समझ में आया? तो देखते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ सकता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में एक तो आ जाएगा सैलरी। सैलरी मतलब क्या? अब जो भी सैलरी मिल रही है उनको, जो भी सैलरी एक फर्म दे रहा है एक एम्प्लॉय को, वो कॉम्पिटिटिव सैलरी हो और वो सैलरी उस एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब उससे वो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होना चाहिए कि मुझे मेरे काम के लिए जो भी सैलरी मिल रहा है वो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, मेरे लिए इनफ है। ये चीज़ एक एम्प्लॉय को फील होना चाहिए जब वो अपनी सैलरी ले। ओके अब अगर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा, अगर वो डिससेटिस्फाई होगा, तो वो अपना 100% दे पाएगा क्या टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन? नहीं। वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर पाएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करने के लिए 100% एक एम्प्लॉय से लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत ज़रूरी है कि जो सैलरी है वो कॉम्पिटिटिव सैलरी हो। ओके मार्केट में जो सैलरी है उससे रिलेट करनी चाहिए, और ये फील नहीं होना चाहिए कि हमारी सैलरी कम है, हमारा जो काम है उसके लिए। समझ में आया? तो सैलरी जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए किसके लिए? एक एम्प्लॉय के लिए। समझ में आया? फिर क्या आता है आपका वर्किंग इन्वायरमेंट। अब वर्किंग इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? वर्किंग इन्वायरमेंट में ये आ जाएगा कि जो भी इन्वायरमेंट में जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, सपोज एक सेल्स डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई बहस नहीं होना चाहिए। जो रिलेशन है सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स का वो अच्छा होना चाहिए। समझ में आया? ये है आपका वर्किंग इन्वायरमेंट। एक वर्किंग इन्वायरमेंट हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एम्प्लॉय के लिए, वो उसका एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। समझ में आया? फिर आता है कि डिस्क्रिमिनेशन। ओके डिस्क्रिमिनेशन क्या? एक फर्म में, एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय, आइदर वो वुमेन एम्प्लॉय है या मेन है, उनको उनके कास्ट, रिलीजन, कल्चर, सेक्स, इन सब के लिए उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इन सब के इक्वालिटी होनी चाहिए। समझ में आया? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्वालिटी। हर किसी को एक जैसा ट्रीट करें, वुमेन एम्प्लॉय है, मैन एम्प्लॉय है, डजेंट मैटर, हर किसी को एक जैसा ट्रीट किया जाए, इक्वालिटी हो सबके बीच में, किसी को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, कल्चर। ओके ये आता है उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। अब अगर किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो क्या होगा? वो अपना 100% दे पाएगा क्या? वो काम कर पाएगा क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए? नहीं। तो इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है एक फर्म में, एक ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आया? तो ये एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव में बहुत बेसिक सा पॉइंट है आपका। एक सैलरी आ गया, कॉम्पिटिटिव सैलरी होनी चाहिए। फिर वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंडली होना चाहिए, हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, आइदर वो वुमेन एम्प्लॉय है या मैन एम्प्लॉय है, हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाए। समझ में आया? ये है। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है एक मैनेजमेंट का। क्या? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इनके अंदर भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी एक फर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी एक फर्म के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव मैं फिर से बता रही हूँ क्या है, एक एंड है जिसके लिए एक्टिविटीज को डायरेक्ट किया जाता है ताकि वो चीज अचीव हो सके, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। आप लोग और इसके एग्जाम्पल्स अपने बुक में पढ़ेंगे, आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगी। आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। कोई भी डाउट है ज़रूर बताइए मुझे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू इंडियन मेंटर्स। थैंक यू।